11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हम चैप्टर नंबर 4 का कर रहे हैं समतल में गति। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति, जिसको हम इंग्लिश में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। तो देखना प्रक्षेप्य गति क्या होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप्य गति वो होती है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है। तो ऐसी गति को बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। जैसे अगर हम किसी पत्थर को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पत्थर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा, बाद में हम इनके 2-4 टॉपिक हैं, जैसे कि प्रक्षेप्य, जैसे हमने उस वस्तु को फेंका है तो उस वस्तु का पथ कैसा होगा, तो उस वस्तु के पथ के बारे में हम यहाँ पर करेंगे। और जो वस्तु की जो अधिकतम ऊंचाई है कि कितनी ऊंचाई वस्तु की अधिकतम होती है, वो अधिकतम ऊंचाई का हम यहाँ पर फॉर्मूला स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर तल में फेंका जाता है तो फेंके जाने के पश्चात वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है, तब ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है प्रक्षेप्य गति में कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज का मतलब है कि धरातल से, जब किसी वस्तु को धरातल से हम कुछ कोण पर, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब है कि ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो जब किसी वस्तु को धरातल से क्षैतिज से कुछ कोण पर प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करने लग जाती है। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। और इस प्रक्षेप्य गति में आपको 2 बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत जो वायु का जो घर्षण होता है, उस घर्षण को हम क्या मानते हैं कि नगण्य मानते हैं। वायु का घर्षण इसमें नगण्य होता है। एक बात तो इसमें ये मानी जाती है। दूसरी बात इसमें क्या मानी जाती है कि जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है तो जो इसके ऊपर एक बल लगेगा, इसके ऊपर एक त्वरण लगेगा जिसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। तो आपको 2 बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी। दूसरी बात को याद रखना है कि इस गति के अंतर्गत जो वायु का जो घर्षण है उसको हम मानते हैं नगण्य। अब इसमें हमें 3-4 चीज़ें निकालनी है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस वस्तु का पथ है वो कैसा होता है, उस पथ की आकृति कैसी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें 1 नंबर हम हेडिंग डाल रहे हैं
एक नंबर हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ, यानी कि अगर हम क्षैतिज से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसका पथ कैसा होगा वो हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हम चित्र बना रहे हैं, यह है क्षैतिज, ये क्षैतिज है। इस क्षैतिज से हमने किसी वस्तु को फेंका है प्रारंभिक वेग से, जो इस क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। हमने किसी वस्तु को फेंक दिया है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने फेंका है एक वस्तु को, और इसका जो वेग है, और यानी कि जिस वेग से हमने इसको फेंका है वो है u, u वेग से हमने इसको फेंका है। और ये जो कोण बना रहा है, ये कोण कितना है, यहाँ पर थीटा कोण है। तो इसका क्षैतिज घटक हो गया, और ये हम इसको मान लेते हैं ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये इसका है मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ तक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। किसी वस्तु को हमने फेंका है प्रारंभिक वेग u से, जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, तो हम किसी पत्थर को या वस्तु को फेंकेंगे तो वो इसी प्रकार से वापस नीचे आएगी, है ना। तो ये हमें देखना है कि ये जो पथ की आकृति बनी है, ये पथ कैसा बना है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो u है, ये जो प्रारंभिक वेग है, इसके हमें दो घटक करने हैं। पहला घटक तो आएगा क्षैतिज, इसको तो हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। इस साइड में जो आएगा ये तो होता है क्षैतिज, और ये होता है ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले हमें करना है कि जो वेग है, प्रारंभिक वेग u है, इसके हमें को दो घटक करने हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखना किस प्रकार से इसके दो घटक होंगे, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये इसका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये इसको हमने u वेग से फेंका है। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। तो अगर हम इसको इस प्रकार से मिलाएं, u के घटक देखेंगे तो सबसे पहले हमें x और y पर मिलाना पड़ेगा। तो घटक के लिए आपको सीधा सा काम क्या करना है कि जो थीटा की साइड में जो घटक होता है वो हमेशा कोस में होता है। तो ये कोण है, और कोण के साइड में जो घटक होगा, इस साइड में जो घटक होगा वो किस में होगा, कोस में होगा। तो ये जो घटक आएगा ये क्या आएगा, ux इक्वल टू यू कोस थीटा। ये तो आ गया इसका क्षैतिज घटक, और कोण के विपरीत इस साइड में जो घटक आएगा वो आता है साइन में। तो ये घटक आएगा u साइन थीटा। तो हमने वेग के दो घटक किए हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं वेग का क्षैतिज घटक। तो वेग का क्षैतिज घटक ये है, तो इसको हमने लिखा है ux से। तो ux इक्वल टू क्या होगा, u कोस थीटा। ये रहा क्षैतिज घटक u कोस थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया है 1। अब वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ पर लिखेंगे वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि uy, ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। इसको लिख दिया है हमने समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को अगर समस्या हो तो बता देना, दोबारा से बता रहे हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया है कि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिया है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या है, इस वेग के दो घटक हमने लिए हैं, एक तो क्षैतिज घटक है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक। ये जो इसका x एक्सिस की तरफ जो घटक है ये है क्षैतिज घटक। और यानी कि अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो कोण की साइड में हम कोस लेते हैं। तो थीटा है, कोण इस साइड बन रहा है, यहाँ पर जो घटक लेंगे वो कोस में लेंगे। तो ये क्षैतिज घटक आ गया ux इक्वल टू यू कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक आ गया uy इक्वल टू यू साइन थीटा। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 देना है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे करना है, जैसे हमने वेग के घटक किए हैं उसी प्रकार से हमने त्वरण के भी घटक हमें करने हैं। त्वरण का क्षैतिज घटक और त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
त्वरण का क्षैतिज घटक। तो त्वरण को हम लिखते हैं ए से, ये लिख दिया है ए से। क्षैतिज घटक की बात कर रहे हैं तो किससे लिखेंगे? AX से। स्टार्टिंग में कुछ भी वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है, वेग यहाँ पर 0 है, और क्योंकि हमें पता है त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्षैतिज घटक में कुछ वेग नहीं बदला है यहाँ पर, तो AX है वो कितना आएगा? 0 आएगा। प्रारंभिक यानी कि वेग में परिवर्तन है होने के कारण इसका जो क्षैतिज घटक है वो आ गया है 0। ऊर्ध्वाधर घटक की अब हम बात करते हैं। त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर को हम लिखते हैं AY से। वेग में परिवर्तन है, ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि इस साइड में वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण को बोलते हैं वेग में परिवर्तन। और यहाँ पर जो त्वरण होगा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण, जो नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगने के कारण इसको हम किससे लिखेंगे? माइनस का G से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? माइनस का G। इसको समीकरण नंबर देते हैं 3 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। ये हमने वेग और त्वरण के घटक कर लिए हैं। अब हम आगे करते हैं। वेग का क्षैतिज घटक हो गया है, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया है, त्वरण का क्षैतिज घटक है 0, ऊर्ध्वाधर घटक है माइनस का G, क्योंकि त्वरण यहाँ पर आएगा गुरुत्वीय त्वरण, और जो लगेगा नीचे की तरफ लगने के कारण आया है माइनस में। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि इसके ऊपर की तरफ, तो ये सारा ऊर्ध्वाधर का ही काम है। ठीक है, यहाँ तक ये हमने 2 घटक इसके ले लिए हैं, त्वरण और वेग के। अब हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये वस्तु कुछ समय पश्चात, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है t बराबर 0 समय था, अब t समय पश्चात ये जो वस्तु है ये आ जाती है यहाँ पर आ जाती है, और इसका वेग है ये क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी कि ये वस्तु है अब की बार यहाँ पर आ गई है कुछ समय पश्चात, यानी कि t बराबर t समय पर ये वस्तु यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर भी हम इसके 2 घटक करेंगे। ये कौन है? थीटा। ये इसका Vx घटक हो गया है, ये इसका Vy घटक हो गया है। यानी कि ये जो क्षैतिज घटक है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है? x है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो कण है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय की है इसने? यहाँ से लेके यहाँ तक इसने x दूरी तय की है क्षैतिज घटक में, और ऊर्ध्वाधर घटक में इसने y दूरी तय की है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये x का मान निकालेंगे कि इसने कितनी दूरी, इसने यहाँ तक आने में t समय में इसने इतनी दूरी तय की है x दूरी, तो इस x का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम देखना कैसे निकालेंगे, गति के दूसरे समीकरण से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस 1/2 AT की स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। हम घटक कौन सा ले रहे हैं? x घटक ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x घटक, क्योंकि इतनी x दूरी इसने तय की है t समय पश्चात है। तो हम इसका मान निकालें कि क्षैतिज में ये कितना चला है, ये जो वस्तु है ये क्षैतिज में कितनी दूरी तय की है, और ये इसने x दूरी तय की है, तो x घटक ले रहे हैं। तो जहाँ पर s है, जहाँ पर विस्थापन s है, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, बराबर uxt प्लस 1/2 axt की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मान हमारे पास में है। समीकरण 1 से तो ux का मान लिख सकते हैं, और समीकरण 3 से ax का मान लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से। तो 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू ux का मान कितना है? u cos थीटा, इनटू में है t प्लस
1/2 ax का मान है समीकरण 3 से 0, ये लिख दिया 0 और इनटू में है टी की स्क्वायर। तो x इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा u कोस थीटा और इनटू में आ गया है t और ये प्लस में 0 हो गया है और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। तो जो वस्तु है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी उसने तय की है u कोस थीटा इंटू में t, इतना चला है। ये जो 36 में ये वस्तु इतनी दूरी तय की है x इक्वल टू यू कोस थीटा प्लस यानी कि इतनी विस्थापित हुई है ये। इसको समीकरण नंबर हमने 5 दे दिया है। इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम कौन सा घटक लेंगे, y घटक ले लेंगे। तो यहाँ पर s की जगह क्या लिख देंगे y uy t प्लस 1/2 ay t की स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमने गति के दूसरे समीकरण में x घटक में s की जगह x रख दिया था, u की जगह ux रखा था, a की जगह ay रखा था, उसी प्रकार y घटक में s की जगह y, u की जगह uy, a की जगह ay। अब हम मान रख देते हैं uy और ay का समीकरण 2 व 4 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से y इक्वल टू uy का मान है u साइन थीटा, रख देते हैं यहाँ पर u साइन थीटा इंटू में t प्लस 1/2 ay का मान है माइनस का g, तो ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का g और इंटू में t की स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया है कि जो वस्तु है ऊर्ध्वाधर घटक में ऊर्ध्वाधर तल में इतना विस्थापित हुई है। अगर यहाँ से हम समीकरण 5 से t का मान रख दें, समीकरण 5 कितना क्या है अपने पास, इससे हम t का मान निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा x अपॉन यू कोस थीटा, ये t का मान हम इसमें रख देते हैं ऊर्ध्वाधर घटक में y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में t का मान कितना है x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 g t की स्क्वायर यानी कि x बटा यू कोस थीटा की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये मान हमने t का मान रख दिया है ऊर्ध्वाधर घटक में। अब ये u से ये u हो गया है कैंसिल अपने पास में, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, y इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर तो है x साइन बटा कोस होता है टेन, तो x टेन थीटा माइनस 1/2, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं g/2 u की स्क्वायर कॉस की स्क्वायर थीटा और इनटू में x की स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं, j को ले लिया अंदर, 2 लिख दिया है, इसकी स्क्वायर है तो u की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा और इनटू में आ गया है x की स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 6। तो पहले आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे का करेंगे। अब तो यहाँ इसको ये मिटा रहे हैं, अपने पास ये समीकरण आ गया है 6, और ये जो समीकरण है ये समीकरण y बराबर bx माइनस cx की स्क्वायर के तुल्य है, जहाँ पर b का मान तो है टेन थीटा और c का मान है g अपॉन 2u की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा। और जो ये जो समीकरण होता है ये एक परवलय का समीकरण होता है, ये होता है परवलय का समीकरण। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। अतः यहाँ पर
अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। तो इस प्रकार से हमने इस प्रक्षेप्य के पथ को बता सकते हैं। अपना एक नंबर टॉपिक यही था कि हमें यह बताना था कि वस्तु को हमने इस प्रकार से फेंका है तो ये पथ कौन सा पथ होगा, आकृति कैसी होगी इसकी। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इस पथ की आकृति होगी परवलयाकार। तो एग्जाम में यह आ जाएगी प्रक्षेप्य सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य की गति का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको यहाँ तक प्रूफ करके आना पड़ेगा कि y बराबर x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा इंटू एक्स की स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये y बराबर bx माइनस एक्स की स्क्वायर की तुल्य है, जहाँ पर b का मान यहाँ से हम बता सकते हैं tan थीटा, c का मान है g बटा 2u की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा। तो ये जो समीकरण अपने पास एक परवलय का समीकरण है, इसलिए प्रक्षेप्य की गति का पथ है वो परवलयाकार होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। फिर हम इसके प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है और प्रक्षेप्य की जो क्षैतिज परास है उसकी गणना यहाँ पर हम करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले हमने प्रक्षेप्य का पथ हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमें निकालना है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है वो क्या होती है। तो 2 नंबर हम यहाँ पर निकालेंगे। इसमें प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का मतलब है क्या यहाँ पर, जैसे कि हमने इस प्रकार से वस्तु को फेंका था, इस प्रकार से फेंका था, प्रारंभिक वेग इसका u था। तो अधिकतम ऊंचाई है ये प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई अपनी वस्तु यहाँ पर ही प्राप्त करेगी। तो ये जो अधिकतम ऊंचाई है यहाँ पर ये h है अधिकतम ऊंचाई, इस अधिकतम ऊंचाई का मान हमें यहाँ पर निकालना है। और ये घटक था अपना u कोस थीटा और ये घटक था अपना u साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो हमें इस h का मान निकालना है कि प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई है वो, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है वो क्या आएगी। तो देखना किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ तक पहुँचने में ये तो बताना पड़ेगा कि प्रक्षेप्य यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेता है, जो वस्तु है यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है, वो समय की गणना हम सबसे पहले करेंगे। तो उसकी गणना करने के लिए हमें पता है ये सारा काम ऊर्ध्वाधर घटक में हो रहा है, ये ऊर्ध्वाधर तल में हम कर रहे हैं क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ यानी कि ऊर्ध्वाधर तल में ही गति कर रही है। तो इस समीकरण को भी हम ऊर्ध्वाधर तल के लिए लिखेंगे, y घटक के लिए। तो वी वाई इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है यहाँ तक। अब हमें यू वाई का मान भी पता है और ए वाई का मान भी पता है, रख देते हैं इसमें। और ये जो समय है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखना यहाँ पर जो हमने समय माना था वो t बराबर t माना था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि t बराबर t1 समय पर वस्तु है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। अधिकतम ऊंचाई पर जो वस्तु पहुँचती है तब समय है इसका t बराबर t1 है। t1 समय पर वस्तु यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई, यू वाई का मान है u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस ए वाई का मतलब है कि जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक त्वरण का, तो त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक हम समीकरण 3 से लिख सकते हैं माइनस का जी, और टी की जगह हम क्या लिखेंगे, t1 लिखेंगे, क्योंकि वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लेती है, t1 समय लेती है। ठीक है यहाँ तक। अब वी वाई यहाँ पर क्या देखना, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, वी वाई का मतलब होता है अंतिम वेग। तो यहाँ पर पहुँचने का, यहाँ पर जो वस्तु पहुँचती है उस टाइम इसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि यहाँ पर तो पहुँच चुकी है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अंतिम वेग इसका क्या है, वी वाई है वो 0। तो इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा
माइनस का GT1, या फिर हम ये लिख सकते हैं GT1 इक्वल टू यू साइन थीटा। तो T1 इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो एक बात का हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि जब वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है अधिकतम ऊंचाई तक, तब समय कितना लेती है, यू साइन थीटा अपॉन जी। हमें निकालना है इस h का मान, हमें इस h का मान निकालना है कि अधिकतम ऊंचाई वस्तु की क्या होगी। और ये हमें पता है कि ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम कर रहे हैं, तो गति के दूसरे समीकरण को हम ऊर्ध्वाधर घटक के लिए लिखेंगे। गति का दूसरा समीकरण होता है, यहाँ पर लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से। तो गति का दूसरा समीकरण होता है, वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT की स्क्वायर। तो अब हम इसको किसके लिए लिख रहे हैं, ऊंचाई के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर s है, इसकी जगह हम लिखेंगे h, और अधिकतम ऊंचाई निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर लगा दिया है मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम इक्वल टू यू वाई, टी की जगह लिखेंगे समय है T1 प्लस 1/2, ए की जगह हम लिखेंगे ए वाई, और टी की स्क्वायर की जगह लिखेंगे T1 की स्क्वायर। सारे के सारे मान अपने पास में मान रखते हैं समीकरण में, और अधिकतम ऊंचाई की हम गणना कर लेते हैं। यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा, रख देते हैं यू साइन थीटा, इनटू में T1, ये रहा T1 का मान यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ए वाई का मान है माइनस का जी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दिया है 1/2, ए वाई का मान है जी। T1 की स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा अपॉन जी की स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं। एच मैक्सिमम इक्वल टू यू को यू से गुणा करेंगे यू की स्क्वायर, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन की स्क्वायर थीटा, और बटे में है इसके जी, माइनस 1/2, और ये जी से ये जी हो गया है कैंसिल, ये जी से ये जी हमने कैंसिल कर दिया। तो अपने पास में क्या बचेगा, यू की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर स्क्वायर है तो एक जी से एक जी कैंसिल हुआ है तो जी यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें ये कॉमन आ गया यू की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2। तो एच मैक्सिमम इक्वल टू यू की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, इसका लघुत्तम आ गया है 2, ऊपर कितना बचेगा 2 माइनस 1। तो एच मैक्सिमम का मान कितना निकल के आ गया, यू की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यह आ गया है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। ये जो अपने पास h का मान है, इस h का मान हमने निकाल लिया है यू की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो दोबारा से देखना हमने इसको किस प्रकार से निकाला है। सबसे पहले एक नंबर में हमें निकालना था प्रक्षेप्य का पथ। तो प्रक्षेप्य का पथ हमें पता चल गया है, जो समीकरण आया था y बराबर bx माइनस ax की स्क्वायर, उससे हम बता सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ होता है प्रवलयाकार, क्योंकि वो एक प्रवलय का समीकरण आया था। 2 नंबर हमें निकालना है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो कितने अपने अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने माना है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h है, जो कितने समय पर प्राप्त करती है, t बराबर t1 समय पर प्राप्त करती है। तो सबसे पहले हमें इसी t1 का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने समीकरण नंबर लिखा है प्रथम से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at। सारा काम हो रहा है ऊर्ध्वाधर घटक में, सारा काम ऊपर की तरफ हम कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक को हमने ले लिया है vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई का मतलब है अंतिम वेग, जैसे ही वस्तु यहाँ पर ही पहुँच चुकी है तो अंतिम वेग क्या है, इसका 0 है, तो वी वाई इक्वल टू 0, ये यहाँ पर है वी वाई, तो वी वाई इक्वल टू आ गया है 0। मान हमने रखे हैं, समय का मान निकाल लिया है
कि वस्तु यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लेती है। हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई। गति के दूसरे समीकरण से हमने किया है एस की जगह रख दिया है एच और सारा काम ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यू वाई लिख दिया। सारे के सारे मान हमने रखे हैं। इक्वेशन को हमने सरल किया है। अधिकतम ऊंचाई अपने पास में आ गई यू की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब हमें निकालना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वस्तु कितना समय लेती है, यानी कि वस्तु को जिस स्थान से फेंकते हैं हम पुनः उसी धरातल पर आने में लगा समय वस्तु का उड्डयन काल कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो। फिर हम इसके 3 नंबर हम गणना करेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। अब हमें 3 नंबर निकालना है, उड्डयन काल की गणना करनी है। और इस समीकरण को आपको याद रखना है। T1 इक्वल टू आया था u साइन थीटा अपॉन जी। जो समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं T1 इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में जी। अब इसको आगे देखना है। 3 नंबर हमें गणना करनी है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल हमें निकालना है। तो उड्डयन काल की सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। वस्तु को जिस स्थान से फेंका जाता है पुनः उसी धरातल पर आने में लगा समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है, यह प्रारंभिक वेग से हमने इस प्रकार से वस्तु को फेंका था। ये हमने अधिकतम ऊंचाई की अभी भी गणना करी थी। ये घटक था इसका u cos थीटा, ये घटक था u sin थीटा, ये कोण था थीटा और u वेग से हमने इस वस्तु को फेंका था। अब जैसे कि हमें सीधी सी बात पता है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक समय पता है कितना समय लगेगा, उतना ही तो समय वस्तु को यहाँ तक आने में लगेगा। अरे ये समय और ये समय क्या होगा, बराबर होगा। ये भी T1 है, ये भी T1 है। कुल समय निकालना है तो T1 प्लस T1 कर देंगे, उड्डयन काल आ जाएगा। उड्डयन काल का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये जो समय है, जब वस्तु को हमने फेंका था और फेंकने के बाद में जब वस्तु नीचे धरातल पर आई है तो कितना समय उसने लिया है, उस समय की गणना हमें यहाँ पर करनी है। और ये बात हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि जितना समय यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगेगा उतना ही समय इसका नीचे आने में लगेगा। समय का मान तो समान होगा, T1 समय ये है, T1 ये है, तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा, T इक्वल टू, इसको हम कैपिटल T से लिखते हैं, T1 प्लस T1। तो T इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2T1। तो T1 का मान ये रहा अपने पास 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा जी। ये आ जाएगा इसका उड्डयन काल। यहाँ से लेके जब वस्तु यहाँ पर पहुँचती है तो उसका जो समय लगेगा वो लगेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो। फिर हम इसका लास्ट पॉइंट है वो करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें हम करते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। अब हम ये देखते हैं क्षैतिज परास है वो क्या होता है। और अभी अभी हमने किसका मान निकाला है, उड्डयन काल का मान निकाला है T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हम बात करें प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की, तो क्षैतिज परास का देखना मतलब क्या होता है कि हमने किसी वस्तु को इस प्रकार से फेंका था, इस प्रकार से हमने किसी वस्तु को फेंक दिया था। ये मूल बिंदु है, ये कोण थीटा, और हमने इसको u वेग से फेंका था।
ये था u कोस थीटा, ये था u साइन थीटा। ठीक है, क्षैतिज परास का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, और क्षैतिज परास को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो हमें ये निकालना है कि वस्तु को, जब हमने वस्तु को छोड़ा था तो वस्तु यहाँ पर आके गिरी थी, तो इसने कितनी दूरी तय की, ये आर का मान हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और क्षैतिज की बात हो रही है क्योंकि ये इसी रेखा के ऊपर तो हमने स्टार्ट किया था और वस्तु लास्ट में क्षैतिज पर आकर गिर गई है, तो हमें क्षैतिज परास निकालनी है, इस आर का मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षैतिज घटक को काम में लेंगे, क्योंकि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी की स्क्वायर। क्षैतिज घटक को काम में लेना है तो एक्स लगा दिया है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, ठीक है, प्लस 1/2 ए एक्स टी की स्क्वायर। ए एक्स का मान 0 है तो x इक्वल टू कितना आया, यू एक्स टी, एक्स इक्वल टू यू एक्स का मान कितना है, यू कोस थीटा है, तो यू कोस थीटा और इनटू में क्या है, टी। ये समीकरण अपने पास आ गया है क्षैतिज के लिए। अब हमें इसकी क्षैतिज परास निकालनी है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे r, ये हमने लिख दिया है r बराबर यू कोस थीटा इंटू में टी का मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था, टी समय लगा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल टी। तो r इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में कैपिटल टी का मान देखना ये रहा 2u साइन थीटा अपॉन में कितना है जी। आगे इसको सरल करते हैं, r इक्वल टू ये देखना ये 2 है और इसको हम लिख सकते हैं u की स्क्वायर और बटा इसके है g, u को u से u की स्क्वायर बटा g, और बाद में क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक r इक्वल टू यू की स्क्वायर अपॉन जी। 2 कोस थीटा साइन थीटा का मतलब होता है साइन 2 थीटा, तो अपने पास क्षैतिज परास आया है यू की स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो क्षैतिज परास का अपने पास जो मान आया है आर का मान, वो आ गया यू की स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम अधिकतम क्षैतिज परास करें, इसकी अधिकतम क्षैतिज परास, तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए जो 2 थीटा मान है इसका मान होता है 45 डिग्री, तो आर का मान है वो कितना जाएगा, यू की स्क्वायर बटा जी, आर मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पर अगर हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान है यू की स्क्वायर बटे जी आएगा, तो अधिकतम क्षैतिज परास है इसकी यू की स्क्वायर बटा जी। और इसने यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार किया है, तो आर इक्वल टू यू कोस थीटा इक्वल टू टी का मान है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर इक्वल टू यू को यू से गुणा करेंगे, यू की स्क्वायर बटे जी है और 2 कोस थीटा साइन थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दिया। तो क्षैतिज परास ये आ गई है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू की स्क्वायर बटा जी। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रक्षेप्य गति। इसमें हमने प्रक्षेप्य का जो पथ है वो निकाला है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई निकाली है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे।